नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। ये बेसिकली चेक बाउंसिंग केस में ये धाराएं लगाई जाती है। तो कब ये धाराएं लगाई जाती है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पहले तो इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। दूसरा ये बात करने वाले हैं अगर चेक बाउंसिंग का केस आपके ऊपर हो जाता है तो इसको डिफेंस कैसे अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कैसे आप बच सकते हैं, क्या इसके जो सिंपल स्टेप्स हैं, जो लीगली जो रेमेडीज़ हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी आप किसी को चेक देते हैं, चेक देते समय क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि चेक बाउंसिंग है क्या। चेक बाउंसिंग बेसिकली हम समझते हैं सिंपल तरीके से कि आप किसी को चेक साइन करके देते हैं कुछ अमाउंट पेड करने के लिए, मतलब आपको किसी को पैसे देने हैं, लाख रुपए, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, कुछ भी, आपने एक चेक साइन कर दिया उतने अमाउंट का, और साइन करके वो आप जो है चेक आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिसको आपको पैसे देने हैं। और जब उस व्यक्ति ने वो चेक अपने अकाउंट में लगाया उसको कैश करने के लिए, तो वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, मतलब कि वो कैश नहीं हो पाता है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। अब वो कई रीजन इसके हो सकते हैं। जो मेन इसमें रीज़न आता है वो ये आता है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, मतलब कि आपने जो चेक दिया जिस अकाउंट का, आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो जितने का चेक आपने काटा उतना अमाउंट था ही नहीं, जिस वजह से सफिशिएंट अमाउंट नहीं होने के कारण आपका वो जो चेक है जिस बंदे को आपने दिया था वो बाउंस हो गया। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर साइन आपका मिसमैच हो गया तो उससे भी चेक बाउंस हो जाता है। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, कई इसके रीजंस हैं। मेन यही रीजंस है कि साइन मिसमैच होना, इनसफिशिएंट फंड होना, तो इन कारणों से चेक जो है बाउंस हो जाता है। तो अब क्या होता है कि चेक बाउंस जब भी होता है, जब भी आप किसी को चेक साइन करके देते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर वो चेक जो है साइन करके दिया है किसी व्यक्ति को, तो आपने एक तरीके से उसको ये भरोसा दिलाया है कि इतना अमाउंट आपने पेड करने का, ठीक है। और वो पर्टिकुलर अगर चेक बाउंस हो गया तो उस व्यक्ति को वो अमाउंट नहीं मिल पाया, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो एनआई एक्ट 138 है, इसका बेसिकली जो मुकदमा होता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर दोनों है, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर किसी पर्टिकुलर चेक जो है बाउंस होता है तो वो व्यक्ति, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है। अगर कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो उसमें क्या होता है कि पुलिस कॉग्निजेंस लेती है, उसके बाद जो है पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। बट चेक बाउंसिंग केसेस में पुलिस इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसमें क्या होता है कि पार्टी जो उस चीज़ को जिसने फेस किया, मतलब कि जिसका चेक बाउंस हो गया, जिसको पैसे नहीं मिल पाए, तो वो व्यक्ति सबसे पहले बैंक के माध्यम से जो चेक जो डिजॉनर हुआ है, जो बाउंस हुआ है, तो उसका मेमो निकलवाता है। और मेमो निकलवाने के बाद रीज़न देखता है कि क्या रीज़न है। उसके बाद जो है पहले तो इसमें वो जो पार्टी है जिससे चेक उसने लिया है, सिंपली ये होता है कि वो इन्फॉर्म करता है बंदा। और फिर भी अगर पार्टी जो सेटल नहीं हो पाता है मैटर, अगर फिर भी चेक बाउंस हो जाता है, तभी ऐसे मैटर्स में क्या होता है कि व्यक्ति आगे इसमें जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, लीगल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले उस पार्टी के द्वारा, जो इसमें अफेक्टेड पार्टी है, उसके द्वारा इसमें नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने का प्रावधान है। नोटिस 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। 15 दिनों के समय के अंदर अंदर अगर कोई जवाब नहीं आता, उचित सेटलमेंट नहीं हो पाता, तब जो है इसमें डायरेक्ट इसमें फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैटर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उस पार्टी के द्वारा दायर किया जाता है। और जब मैटर दायर किया जाता है तो उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से इसमें समन भेजा जाता है दूसरी पार्टी को, जिसने चेक साइन करके दिया हुआ होता है। तो दूसरी पार्टी को समन भेजा जाता है, फिर दूसरी पार्टी को एक पर्टिकुलर तारीख पे, डेट पे आने को कहा जाता है। तो अगर वो पार्टी आती है तारीख पे, उसके बाद वहाँ पे अगर वो प्रॉपर जो प्रोसीडिंग्स है, लीगल प्रोसीडिंग्स में भाग लेती है तो ठीक, नहीं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पार्टी को समन मिलता है तो समन पार्टी मिलने के बाद भी वो रिफ्यूज़ कर देता है, नहीं लेता है, नेगलेक्ट कर देता है, और जो डेट्स होती हैं, तारीख होते हैं, उस पर नहीं आता है। और जब डेट्स पर नहीं आता है तो फिर क्या होता है कि इसमें आगे उस पार्टी को बुलाने के लिए इसमें बेलेबल वारंट पहले इसमें इशू किया जाता है।
उसके बाद बेलेबल वारंट पे भी अगर नहीं आता है तो फिर NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इसमें इशू किया जाता है कि पार्टी को फिर यहाँ पे कोर्ट में उपस्थित करने के लिए, उसको पकड़ के लाने के लिए पुलिस के माध्यम से। तो इसमें ये प्रोसीडिंग्स होती है। और इसमें फिर अगर जैसे कि आगे बहुत और प्रक्रिया होती है कि जो पार्टी अगर फिर भी नहीं आती है तो इसमें और जब्ती की प्रोसेस हो सकती है और भी तरीके के प्रोसीडिंग्स इसमें होते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर चेक बाउंसिंग का मुकदमा किसी के ऊपर दायर हो गया है तो जो समन जब भी मिलता है तो समन जिस पर्टिकुलर डेट पे बुलाया जाता है कोर्ट में, तो उस पर्टिकुलर डेट पे वकील के माध्यम से उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जब भाग लेते हैं, वहाँ पे आप डे टू डे डेट पे जाते हैं, पर्टिकुलर डेट पे, और अपना भी पक्ष रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप जो ज़्यादा बड़ी मुसीबत होती है उससे बच जाते हैं, अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से जवाब रखते हैं। और आगे इसमें ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें सेटलमेंट बहुत होते हैं, इसमें सेटलमेंट हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, या फिर जो है आपका जैसे कि लोक अदालत होता है तो ऐसे केसेस को आपसी सहमति से दोनों पार्टी लोक अदालत में रेफ़र कर देते हैं और लोक अदालत में जो सेटलमेंट हो जाता है एक सर्टेन अमाउंट पे दोनों पार्टी एग्री करके, और केस जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें यही है कि ऐसे केसेस को जो मध्यस्थता के माध्यम से, आपस में मीडिएशन के माध्यम से इसमें जो अमाउंट है उसको सेटल करके इसको ख़त्म करने से ज़्यादा ये होता है कि आप एक लंबी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो सालों साल केसेस चलते हैं, उससे आप बच सकते हैं और ऐसे मैटर से जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं। तो जब भी आप किसी को जो चेक है साइन करके देते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, तो उस समय ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट का चेक दे रहे हैं तो उस बैंक अकाउंट में उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे जो मामले हैं ऐसे मामलों में फंस सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनकी हेल्प हो पाए, उनको नॉलेज मिल पाए और वो प्रॉब्लम से बच पाएँ। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।